और सवाल मंत्री से पूछना चाहूंगा। और क्योंकि बंदरों और कुत्तों के काटने के बाद जब हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो वहां वैक्सीन नहीं होती, तो मंत्री जी क्या उचित व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी? पहले तो यह है कि इनका प्रबंध किया जाए, परंतु फिर भी अगर कोई घटना घट जाती है तो अस्पतालों के अंदर उचित वैक्सीन की व्यवस्था नहीं है, क्या पूरी की जाएगी? मंत्री जी, मैं आपके माध्यम से अपने तीनों साथियों को बताना चाहूंगा कि जो जो सुझाव या जो जो प्रश्न इन्होंने किए हैं उन पर सभी पर और बेटर तरीके से रेगुलर काम चल रहा है। मैं आंकड़े गिनाऊंगा, पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि टेबल पर भी सारा जवाब दे दिया गया है, वो पढ़ लें। लेकिन अगर सदन का, क्योंकि आज समय कम है, तो इसलिए चाहेंगे तो मैं डिटेल भी बता दूंगा। लेकिन आपने जो कहा है कि हमारा कुत्तों की जो बात की है, उनको स्टरलाइज करने के काम को, रेगुलर डॉग्स को स्टरलाइज करने का काम, मैंने ये 1.5 साल की अवधि बताई है, 30,000 कुत्तों को लगभग स्टरलाइज करने का काम किया गया है। इस गति को और बढ़ावा देने का काम करेंगे, इसको और बढ़ाएंगे, क्योंकि एक समस्या और बंदरों की समस्याओं को भी हमने लगभग 45,000 जो बंदरों को हमने वन के अंदर शिफ्ट करने का काम पिछले 1.5 साल के अंदर किया है। मैं आंकड़े, आपके पास पूरी डिटेल है पूरी की। बस अब मैं कह रहा हूं इस तरीके से गौवंश भी 1,85,000 का जो अनुदान था उसको बढ़ाकर एक साथ 1,163 करोड़ करने का काम जो गौचारे का है वो हमने किया। और आपकी जो चिंता है कि आज 10 रुपए बछड़ी को, 20 रुपए गाय को और 25 रुपए नंदी को जो हर रोज चारे के दिए जाते हैं वो पर्याप्त नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो गांव के अंदर जो गौ संवर्धन है वो ठीक तरीके से होता है, लेकिन शहरों के अंदर ज्यादा समस्या है। और हम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गौ अभयारण्य, जैसा कि पानीपत और हिसार के अंदर अभी बनाया गया, ऐसे बड़े बड़े गौ अभयारण्य बनाकर अगले 1-1.5 साल के अंदर सारी जो गौओं को उसमें शिफ्ट करने का काम करेंगे। और जो जरूरत पड़ेगी चारे की, क्योंकि रेगुलर 10 साल के अंदर 100 काम करवा लेते। मुख्यमंत्री जी चले गए, मैं होली वाले दिन पवित्र काम कर दो, पवित्र काम है गौओं के चारा की, वो जो मैं बता रहा हूं उसको बढ़ा दो, माननीय उनको होगा, उनका काम है कहीं और घटा लो। माननीय विधायक जी, आप देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, 1,85,00,000 रुपए की जो ग्रांट थी उसे बढ़ाकर 163 करोड़ करने का काम किया। और गौरक्षा बजट भी 212 गुना बढ़ाने का काम किया हमने 10 साल के अंदर। 212 गुना, जो 2 करोड़ था उसे 425 करोड़ करने का काम किया। समय समय पर इसकी जैसे जैसे जरूरत होगी उसको बढ़ाने का काम करेंगे। और आपकी चिंता जायज है, हमारी भी यही चिंता है। जब भी गौ संवर्धन कानून हम सब सर्वसम्मति से लेकर आए थे और इसको आगे करने का काम करा, इस चिंता के अंदर आपको जो चिंता आपने जताई है वो हमारी भी, और बेटरमेंट आपको आने वाले दिनों में दिखाई देगी। देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस पे चर्चा आज इसीलिए कॉलिंग अटेंशन जो है वो एक्सेप्ट भी किया गया। सरकार ने अपना पक्ष रखा, परंतु मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी जब माननीय सदस्य बलवान सिंह जी ने एक उदाहरण दिया कि हमारे प्रदेश के अंदर एक ऐसा प्रयास भी किया जा रहा है इस विषय के ऊपर कि वहां पर कोई भी इस प्रकार का बेसहारा पशु, कोई भी गोवंश हमें दिखाई नहीं देता, तो गुना के अंदर। तो मुझे लगता है कि इस विषय पे हम सब भी थोड़ा सा गंभीर होके जनप्रतिनिधि के नाते, क्योंकि मेरा अपना ये एक तजुर्बा है कि जनप्रतिनिधि जिस विषय के ऊपर इंटरेस्ट लेके, अपने जागरूकता के नाते, लोगों को इन्वॉल्व करने के नाते जब भी कोई प्रयास करता है, निश्चित रूप से उसमें अच्छे रिजल्ट जो आते हैं। और ये एक ऐसा विषय है जो आस्था से जुड़ा हुआ विषय भी है और सेफ्टी से जुड़ा हुआ विषय भी है, क्योंकि विषय बंदरों का, कुत्तों का वो भी एक आया है। सरकार अपने स्तर पर इसमें कदम उठाए और हम भी इसके अंदर और सामाजिक संस्थाओं को भी इन्वॉल्व करते हुए, और हम खुद इसमें एक एक्टिवली इसके अंदर हम पार्टिसिपेट करें, तो मुझे लगता है कि नतीजे और भी अच्छे आ सकते हैं। क्योंकि ये केवल सरकार का विषय ऐसा नहीं है, ये सभी समाज का विषय है और सभी को इसमें हिस्सा ले। जी डॉक्टर साहब, आप इसमें स्पीकर साहब, अध्यक्ष जी, कि शहरों में जगह कम है और संख्या ज्यादा है, तो मेरी दरखास्त थी आपसे, आपके माध्यम से मंत्री जी को मैं कहूंगा कि गांवों में, शहरों में संख्या ज्यादा है, गांवों में अगर हमारी जो गौशालाएं हैं उनमें अगर हम शिफ्ट करने का अगर कोई ऐसा प्रोविजन रखें और वहां ग्रांट बढ़ जाए
तो ये भी एक अच्छा कदम होगा। गाँव में जो है इसको रखें तो बहुत अच्छा इसमें कोई और सार्थक सुझाव अगर कोई दे सके जी, कोई सार्थक सुझाव हो जिसके ऊपर एक मंथन हो, आगे सरकार भी कोई कदम उठा सके और हम भी समाज के नाते कोई कदम उठा सके। सुझाव इसमें सर, स्पीकर सर, है गऊ चरान जो थे हमारे बुजुर्गों ने गऊओं के लिए ही छोड़े थे, वो पंचायतों पे चले गए। जब जिसका किसी का घर खोस लोगे तो वो तो सड़क पे ही आएगा। आपकी हमारी भी कोठी कोई खोस लेगा तो आप सड़क पे ही आ जाएंगे। तो गऊ चरांद के नाम से जितने भी अपने हरियाणा में गऊ चरांद है उस पर विचार करना चाहिए, उनका घर दिलाना चाहिए। और दूसरा, जैसे गऊ अभ्यारण्य थे वो गऊ अभ्यारण्य ही है गऊ चरांद, उनको दोबारा से उसी तरह से करना चाहिए, गऊओं के लिए देना चाहिए वो। दूसरा, जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के जितने जंगल हैं उनकी चारदीवारी करा के उसमें भी गऊओं का काम चल सकता है। वो फॉरेस्ट भी रहेगा और गौचरांद भी रहेगा, उसमें तालाब हो जाएंगे, पानी हो जाएगा, गौशाला भी किसी किनारे में बड़े स्तर पे हो सकती है। ये सारे काम हो सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। हमने पूर्वजों ने जो हमारा काम किया था अगर हम उसकी नकल मार लेते समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक, 4-5 सदस्य आधे मिनट में अपना विषय। अध्यक्ष महोदय जी, माननीय डिप्टी स्पीकर साहब। अध्यक्ष महोदय, डिप्टी स्पीकर साहब तो कभी एक मेरा निवेदन ये भी है कि प्रत्येक शहर के अंदर गौशालाएं, और उसका विषय यह है कि कैपेसिटी तो ज्यादा है लेकिन उन्होंने गौएं कम रखी हुई। प्रत्येक गौशाला से उसकी कैपेसिटी मंगवा लें कि सर्दियों में कितनी रहती है और गर्मियों में कितनी रहती है, फिर उन गौओं को भी वहां पे शिफ्ट करवाया जाए। और जैसा कि मंत्री जी ने जिक्र किया, मेरा हनुमानगढ़ जाना हुआ था, हनुमानगढ़ में इसी प्रकार से जो जंगल था उसके चारों तरफ चारदीवारी की गई थी, उसी के अंदर पानी की खाल, तालाब, ये सारी व्यवस्थाएं थी वहां पर, और बहुत ज्यादा गौएं उसी के अंदर थी। तो अगर इसी प्रकार से हम लोग ये चीज भी बनाएं तो शहर के अंदर प्राइवेट और जो बहुत बड़े लेवल की काफी गौएं हैं, और गांव के अंदर भी अगर हम सरपंच से कहें कि जितनी जगह गांव से गौओं से संबंधित है, और उसमें हम सरकार भी मदद करेगी, प्रत्येक विधायक के पास भी ग्रांट आती है 10-10 लाख रुपया दे के, तो एक उचित सी राशि दे के उसकी चारदीवारी करवा के कम से कम गौओं को वहां रखा जा सकता है। तो ऐसा विचार किया जाए तो वो भी बहुत बेहतर है। माननीय मंत्री जी। ऐसे अध्यक्ष महोदय बहुत सी पंचायतें हैं जिनके पास एक एक गांव में 100-100, 200 एकड़ जमीन पड़ी है और वो बटाई पे भी नहीं जाती क्योंकि पानी का साधन नहीं है, ना मात्र की घास खड़ी है, कुछ पेड़ खड़े हैं। चारदीवारी तो बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन उनकी फेंसिंग हो जाए और उनमें हजार पूरे हरियाणा में यदि अप्रोक्सीमेट हम अंदाजा लगाएं, सर्वे कराएं तो 40,000 से ज्यादा पशुधन सड़कों पे नहीं है। और ये 40,000 कोई ज्यादा नहीं है, इतनी जमीन है हरियाणा में खाली पड़ी है, उनकी फेंसिंग करा के पंचायती जमीनों पे ही उनमें घास वगैरह बोक के उनका इंतजाम हो जाए। उन जो पेड़ है उनके नीचे गाय परमानेंट, वो वैसे भी बाहर सोती है, वहां भी सो सकती है सर्दी में। सबसे बढ़िया, सस्ता और टिकाऊ इलाज यही होगा। गीता जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और आपने इसकी गंभीरता को भी समझा, इसके लिए बहुत धन्यवाद। पहले भी नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशन पे बहुत लंबी इस पे चर्चा हुई। अध्यक्ष महोदय, एक तो जैसे कि अशोक अरोड़ा जी ने भी कहा, जो आवारा बेसहारा जो कुत्ते सड़कों पर जो चल रहे हैं, वैक्सीनेशन ठीक है, उनके काटने के बाद जो इंजेक्शंस हैं उसकी अवेलेबिलिटी CHC, PSC, जनरल हॉस्पिटल्स में जरूर इंश्योर की जाए। और साथ ही साथ में जो है सांप काटने की घटनाएं लगातार बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जंगल और पेड़ जैसे जैसे काटे जा रहे हैं तो सांप जो है बहुत ज्यादा आगे। पिछले दिनों में आपने देखा होगा सांप काटने की वजह से बहुत ज्यादा डेथ हुई है। तो अध्यक्ष महोदय, ये भी इंश्योर किया जाए और सबको इसकी सार्वजनिक सूचना भी दी जाए कि सांप काटने का कहाँ इलाज या दवाई अवेलेबल होती है, ताकि उस समय फटाफट उसको ले जाया जा सके। और अध्यक्ष महोदय, जो आजकल नेशनल हाईवेज पर, स्टेट रोड्स पर नील गाय की वजह से बहुत एक्सीडेंट हुए और वो इतने खतरनाक होते हैं एक्सीडेंट। नील गाय की इतनी स्पीड होती है कि गाड़ी की स्पीड के साथ अगर वो टकरा जाए तो बहुत ज्यादा इस तरह के एक्सीडेंट के मामले जो है आ रहे हैं। और एक अंतिम मेरा कि बंदरों को पकड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन उनको पकड़कर या तो कलेसर यमुनानगर में छोड़ दिया जाता है या उनको पकड़कर, मेरा खुद का गांव है मातनएल की बणी है जी, उसमें छोड़ दिया जाता है। वो फिर सारे के सारे जो है वो बाहर आ जाते हैं। समस्या का हल नहीं, वो प्रॉब्लम शिफ्ट करने, एक जगह से शिफ्ट करने, वो केवल शिफ्टिंग हो रही है। समाधान उसके लिए फेंसिंग
यहाँ पर समाधान सभी लोग उसकी- ना सिर्फ प्रॉब्लम को वो कर रहे हैं। कोई भी सार्थक सुझाव आपके पास है उसको करने का सुझाव- तो बताएं, क्योंकि कुत्तों को अगर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, कानून बंदरों वाले की- आता है, बंदरों की बात कर रही कानून हूं। सिर्फ उन्हें स्टरलाइज कराया जाता है। बंदरों को बनी में या जंगल में छोड़ने के अलावा कोई हमारे पास कोई जी। चारा नहीं, कोई मंत्री सार्थक जी ठीक है, किसी के पास बंदरों सुझाव के है तो लिए बताएं। जैसे बड़ी बनी है तो जी उसको फेंसिंग 4 दीवारी या उसकी केज बनाई जा बंदर सकती नहीं है। रुकेंगे। और एक और बात जो हमें माननीय मंत्री जी ने कही कि गो चरान की जो भूमि है उसी का, जो मैंने कहा हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर गो अभ्यारण्य बनाने की जो बात है, गो चरान की भूमि जो 25, 50, 75 एकड़ भूमि, बड़ी बड़ी भूमि है, उसको फेंसिंग कर कर उसके अंदर सारी सुविधाएं देकर गो वंश को वहां पर स्थापित करने का काम वो चल रहा है। और उसी के तहत पानीपत और हिसार में बनाया गया है। और यूएलबी डिपार्टमेंट ने और गो जो हमारा आयोग है उसने 10 करोड़ रुपए का प्रोविजन इस गो अभ्यारण्य को बनाने के लिए रखा भी है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाएंगे। बहुत अच्छी अगर बात कहीं है। 10 करोड़ रुपए का उसका प्रोविजन अच्छी बात है। अध्यक्ष महोदय एक सेकंड, जो गायें या नंदी या बेसहारा पशु हैं सर, उनके रिफ्लेक्टर्स डाले जाते हैं। कुछ एनजीओज भी इसमें अच्छा काम कर रही हैं, उनकी आप नंबरिंग भी कर दें। आप टेंडर देते हैं, पैसा अलॉट करते हैं, सेम लोग लेते हैं, ये एक धंधा भी चल रहा है। सेम गायें जा रही है, आ रही है और उन पे पेमेंट हो रही है। तो इस चीज को काइंडली मंत्री जी आप मॉनिटरिंग करें, जिनको टेंडर दिया जा रहा है वो पैसा सही ढंग से यूटिलाइज हो, सेम पशु ही ना घूमते रहे वही संख्या और वही चलता और रहता इसमें है। समाज This is के the लोगों को nexus। भी जोड़ने के बिल्कुल लिए मैं जागरूकता विशेष आप सबसे आग्रह करूंगा जी। क्योंकि मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। मेरे पास एक पानीपत के कोई सज्जन आए, ये 3 साल पहले की बात है, और उन्होंने एक प्रस्ताव दिया कि हम किसी गौशाला को हम गोद ले सकते हैं अगर। तो इस प्रकार का भी मंत्री जी सरकार को ध्यान करे कि अगर कोई इन्वॉल्व होना चाहे, कोई संस्था इन्वॉल्व होना चाहे, कोई अपना कंट्रीब्यूट करना चाहे, ताकि एक बल मिलता है हमारे अभियान को। ये जो गो अभ्यारण्य बनाने की बात है, इसमें सामाजिक संस्थाओं को भी जोड़ा जा रहा है कि जो हम 10 रुपए, 20 रुपए और 25 रुपए दे रहे हैं, उसके अलावा सामाजिक संस्थाएं, क्योंकि गो हमारी आस्था का जो है केंद्र है और हमारी आस्था की बात है, तो इसमें बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं सैकड़ों गौशालाएं चला भी रही हैं, उनको उससे जोड़कर बिल्कुल चला रही है। सिर्फ एक मिनट के लिए सर अध्यक्ष महोदय, अर्जुन चौटाला केवल एक मिनट के लिए कोई अगर सुझाव है तो उसके बाद, क्योंकि अभी अगला विषय शुरू करेंगे। गोकुल सेतिया। तो देखिए, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का भी जवाब आप सुन रहे थे। जिस तरह से विपक्ष यहां पर सवाल उठा रहा है, तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का भी प्रयास यहां पर कर रहा है, उसके जवाब सरकार की तरफ से भी दिए जा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र लगातार हरियाणा न्यूज पर आप लाइव देख रहे हैं और ये जो प्रश्नकाल चल रहा था वो भी आप सुन रहे हैं, किस तरह से विपक्ष अलग अलग मुद्दों पर। देखिए, आज जो आवारा पशु हैं उनका मुद्दा बहुत ज्यादा गूंजा है। कहीं ना कहीं विपक्ष आवारा पशुओं को लेकर अपनी आवाज उठाता नजर आया और सत्ता पक्ष की तरफ से भी उसको लेकर जवाब जरूर दिया गया है, क्योंकि हरियाणा में एक बड़ी समस्या आवारा पशुओं की भी है। जिस तरह से आवारा पशुओं की वजह से आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, हादसे होते रहते हैं, तो एक ये बड़ी समस्या जो है वो कहीं ना कहीं बनी हुई है। हालांकि इसका जिक्र जो है अभी हमने देखा है, जिस तरह से निकाय के चुनाव हुए हैं तो निकाय के चुनावों में भी एक आवारा पशुओं का मुद्दा जो है वो खूब गरमाया था। अब विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया गया है, जिसका जवाब जो है सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। ये हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही जो है आज देखिए जारी रहेगी अभी, और लगातार आप हरियाणा न्यूज पर ये पूरी कार्रवाई देख भी रहे हैं। इस बीच अगर जवाबों की बात करें जो सरकार की तरफ से दिए गए हैं, तो कई जवाब जो है, कई प्रश्नों के जवाब जो हमें मिलता है उनका गोबर है। और आज के दिन भी ये एक बहुत बड़ा एनर्जी पोटेंशियल है जो वेस्ट हो रहा है। चौटाला गांव में बहुत अभी रिसेंटली एक बड़ा प्रोजेक्ट लगा जिसके अंदर गौशाला के अंदर एक बड़ा गोबर गैस प्लांट लगा। माननीय स्पीकर महोदय, इसके 2 बहुत बड़े फायदे हैं। पहला तो उसके अंदर से जो खाद निकलती है वो खाद ही गौशाला के भी काम आती है, वो खाद गांव वालों के भी काम आएगी, और वो उस खाद से जी कहीं ना कहीं देखो जो खाद की कमी आती है हम उसको ऑर्गेनिक तरीके से पूरा भी कर सकते हैं। जो गैस निकलती है उसमें से वो कंप्रेसर के माध्यम से यदि सिलेंडरों के अंदर भरी जाए तो फिर वो गैस भी गांव के अंदर आम लोगों तक एक सस्ते रेट में पहुंचाई जा सकती है। और इससे क्या है सर, एक मॉनेटरी इंसेंटिव मिलता है, और जब मॉनेटरी इंसेंटिव जुड़ जाते हैं किसी भी चीज के साथ तो अपने आप लोग उससे ज्यादा जुड़ने का काम करेंगे। एक बंदरों पे भी देना चाहूंगा जी मैं, बस बाकी आप बस 2 सेकंड लगेंगे। कोई भी माननीय सदस्य इस विषय पे अपना सुझाव देना चाहे तो वो लिखकर भेजे। जी मंत्री जी, जी मंत्री जी।
ठीक है, मंत्री जी आप अपनी बात रखिए। एक बात मैं कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष जी ने जो चिंता करी, अब माननीय विधायक ने जो चिंता करी है गोबर गैस प्लांट की बात, तो गोबर गैस प्लांट लगाने का जो है प्रोविजन है, यूएलबी उसके लिए ग्रांट देता है। जिस भी गौशाला के अंदर गोबर गैस प्लांट लगाना है वो लिख कर दे दे, उसे ग्रांट दे दी जाएगी। गोबर गैस प्लांट हर गौशाला के अंदर लगा सकते, कोई भी दिक्कत की बात नहीं। एक मिनट सर, आज होली का पावन पवित्र दिन है, हम 90 लोग सदन में हैं। आज एक पहल कर लें सभी लोग, इसमें कोई भेदभाव की बात भी नहीं है। एक एक गौशाला हम ऑन करें, पैसे तो सरकार दे रही है, हमने तो पल्ले से कुछ करना नहीं है, सिर्फ देखभाल करनी है ना। बहुत अच्छा सुझाव। और सर्वसम्मति से करें बात। और मैं तो दूसरी बात और कहूंगा, एक एक एसीएस अधिकारी को भी यदि ये पहल कर लेनी चाहिए अपनी और इच्छा से। और मैं मैं तो अपनी तरफ से आज वादा करके जा रहा हूँ, एक गौशाला को मैं ऑन करूंगा और उसकी सारी व्यवस्थाएं करने में सरकार का सहयोग मैं लूंगा। स्पीकर साहब जरूरी। चलिए माननीय सदस्यगण, जिन सदस्यों के नाम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के लिए आए थे वे लगभग सभी बोल चुके हैं। अभिभाषण पर कुल 45 सदस्यों ने भाग लिया है, जिसमें भाजपा के 23 सदस्य, कांग्रेस के 20 सदस्य तथा इनेलो के 2 सदस्य। जो माननीय सदस्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा में भाग नहीं ले पाए हैं उनको बजट पर चर्चा के दौरान प्राथमिकता दी जाएगी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपना जवाब देंगे।